हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए दोस्तों मैंने आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट पूर्णतः खत्म करवा दिया था। और आज दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये टोटल एनसीईआरटी पर बेस्ड है। दोस्तों आपने देखा होगा कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की दोस्तों एनसीईआरटी की किताबों से डायरेक्ट लाइन उठाकर और आपके एग्जाम में पूछ लेता है। वही दोस्तों डायरेक्ट टू डायरेक्ट दोस्तों लाइनें उठाकर आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों आपका भाई आपका दोस्त दोस्तों उन किताबों से दोस्तों आपकी एनसीईआरटी किताबों से वही लाइनें उठाकर दोस्तों आपके सामने ले आया हूं। और आपने दोस्तों मेरी प्रीवियस की आप साइंस की किताब में साइंस की वीडियो देखी हो या नहीं देखी हो कोई दोस्तों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर देख ली हो तो और ज़्यादा सुहाने पे सुहागा। लेकिन दोस्तों ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ये दोस्तों पीडीएफ आपकी 4 से 5 वीडियो में पूरी हो जाएगी। मतलब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये दोस्तों तीनों के तीनों में आपके 4 से 5 वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और दोस्तों वैसे ही आपका साइंस का पोर्शन भी ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों मैं खुद के हैंड रिटन नोट से मैंने आपको साइंस कराई है। इसके अलावा दोस्तों मैंने बना रखी है, क्योंकि क्विक रिवीजन के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से दोस्तों आपको सीधा के सीधा आपको क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और कोई भी ये ना पूछे कि ये एनसीईआरटी है कि नहीं है। दोस्तों एक एक इसमें लाइन एनसीईआरटी की किताब से ही उठाई हुई है और यहीं से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत धांसू होने वाली है, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस बाय सुमित सर, क्योंकि दोस्तों ये मैंने ही ये बनाई है। और दोस्तों इस पीडीएफ में मैंने अपना लोगो भी लगा रखा है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि 1 to 5 में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है जो कि हम लोगों को पता नहीं होते। तो दोस्तों हम वो भी छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। भौतिक विज्ञान जैसे कि उसने आपको दे दिया, जैसे भौतिक विज्ञान को उसने डैश कर दिया और आगे दे दिया प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। आपको दे देगा भौतिक विज्ञान, आपको जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान। तो आपको पता होना चाहिए कि भौतिक विज्ञान, क्योंकि दोस्तों चाहे आप रासायनिक विज्ञान पढ़ो, चाहे आप दोस्तों केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे दोस्तों आप बायोलॉजी पढ़ो, वहाँ पर दोस्तों आपको फिजिकल साइंस दोस्तों आपको जरूर देखने को मिलती है। भौतिक विज्ञान दोस्तों आपको जरूर ही देखने को मिलता है। इसलिए इन तीनों में से दोस्तों विज्ञान की तीनों शाखाओं में से भौतिक विज्ञान को विज्ञान की मूल शाखा कहा गया है। ठीक है, मूल विज्ञान कहा गया है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अदिश राशियां दोस्तों जैसे कि चाल, पहले आपको बता दूं कि अदिश राशि और सदिश राशि होती क्या है। दोस्तों अदिश राशियों में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा वैसा कुछ नहीं होती है। लेकिन सदिश राशियों में जैसे लिखा सा का मतलब 7, सदिश का मतलब, दोस्तों जरा एक सेकंड रुकिए। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अदिश राशियों की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा बेसा पिसा कुछ नहीं होती है। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन सदिश जैसे कि नाम में सा का मतलब 7 यानी कि प्लस पॉइंट। सदिश राशि में दोस्तों सदिश राशि में आपकी दिशा भी होगी और परिमाण भी होगा, दोनों चीजें होती हैं। तो अदिश में दिशा नहीं होती, सदिश में दिशा भी होगी, परिमाण भी होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों अदिश राशियां आपकी होती हैं जैसे कि चाल, द्रव्यमान, समय, दूरी, ऊर्जा, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ये सब की सब दोस्तों आपकी ये अदिश राशियों के अंतर्गत आ जाती हैं। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं सदिश राशियां। सदिश राशियों में दिशा और परिमाण दोनों चीजें होती हैं। तो वेग हुआ, विस्थापन हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, ये सब की सब दोस्तों आपके आ जाते हैं संवेग
संवेग, बल, विस्थापन और दोस्तों आपके वेग, ये सब के सब दोस्तों आपके आ जाती हैं सदिश राशियों के अंतर्गत। ठीक है, इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं डायनमो। दोस्तों डायनमो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, दोस्तों डायनमो आपने देखा होगा सब दोस्तों, घर में जब किसी की शादी वगैरह होती है तो दोस्तों वो हरा भरा जो जनरेटर आता है, उसमें दोस्तों जो पीछे जो गोल गोल लगा रहता है वो दोस्तों आपकी डायनोमा होता है। इंजन डायनोमा को घुमाता है, क्योंकि इंजन के पास होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो इंजन अपनी यांत्रिक ऊर्जा से डायनोमा को घुमाता है, और जब दोस्तों डायनोमा घूमता है तो डायनोमा बनाता है बिजली। यानी कि डायनोमा का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपके होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जैसे दोस्तों ऊपर पंखा लगाया, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, ऊपर पंखा लगाया, पंखा दोस्तों इसका अपोजिट कार्य करता है। पंखा क्या करता है? पंखा दोस्तों आपके क्या करता है कि पंखा उसको विद्युत मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है घूमना। तो आपके बिजली की तार आई और पंखे में गई, और पंखे ने क्या किया कि बिजली की तार से आई विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। तो डायनोमा क्या करता है? डायनोमा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या करता है? मोटर दोस्तों क्या करता है? मोटर आपके विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ये दोनों की दोनों जो दोस्तों चीजें आपको पता होनी चाहिए, और दोनों की दोनों चीजें ही आपके पूछी भी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं जलता हुआ कोयला। दोस्तों जलते हुए कोयले में जलता हुआ कोयला क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन कर देता है। यानी कि जो रासायनिक ऊर्जा, दोस्तों जब वो चीज जल रही है, कोयला जल रहा है, तो उसमें से रासायनिक ऊर्जा निकलेगी, और वही रासायनिक ऊर्जा आपने देखा होगा, कोयला जलते हुए कोयले के पास हम सर्दियों का कभी भी गर्मियों में भी हाथ ले जाते हैं तो हमारा हाथ कैसा फील करता है? गरम गरम फील करता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट होती है, उसमें ऊष्मा होती है। यानी कि जलता हुआ कोयला दोस्तों क्या कर रहा होता है? रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित कर रहा होता है। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारी पद्धति होती है, जैसे कि किसी भी चीज को दोस्तों मात्रक मापन की पद्धतियां होती हैं, जैसे तो आपकी एफपीएस, सीजीएस, एसआई पद्धति की, एमकेएस पद्धति आपने सुनी होगी। तो दोस्तों एफपीएस पद्धति दोस्तों आपके फुट, पाउंड, सेकंड, ये दोस्तों आपकी हो गई ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि सबको पता है दोस्तों पाउंड का चलन कहाँ है, पाउंड कहाँ की मुद्रा? आपकी ब्रिटिश की मुद्रा है। ऐसे दोस्तों सीजीएस, सेंटीमीटर, ग्राम, और दोस्तों आपके सेकंड, ये दोस्तों आपके फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति है। ये दोस्तों आपके फ्रेंच यानी कि फ्रांस की पद्धति है। और दोस्तों जो सबसे ज्यादा जो विश्व में मानी जाती है, जो सबसे ज्यादा दोस्तों विश्व में चल रही है वर्तमान में, वो दोस्तों आपकी है एसआई पद्धति। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई का मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट। दोस्तों ये बेसिकली 7 मूल मात्रकों पर दोस्तों ये बेस्ड होती है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा दोस्तों अभी एसआई पद्धति का ही प्रचलन है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि मूल मात्रक लेखन की भाषा पर भी निर्भर नहीं करते। जैसे दोस्तों मूल मात्रक दोस्तों मैंने बता दिया केल्विन, कैंडेला। तो दोस्तों केल्विन, कैंडेला को दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं? केल्विन को दोस्तों हम लोग हमने लिख दिया के। जैसे दोस्तों मास हमने दोस्तों द्रव्यमान को लिख दिया एम, है कि नहीं? सेकंड को दोस्तों हमने जैसे दोस्तों तापमान को हमने लिख दिया टी। तो इसका मतलब क्या है कि मूल मात्रक लेखन की भाषा पर निर्भर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका एक साइन होता है, हम दोस्तों उससे ही इनको पहचानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ ले मूल मात्रक डैश करके की भाषा पर निर्भर नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए कि लेखन की भाषा पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप इसमें तुक्का भी मुश्किल ही लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष, बात कर लेते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष दोस्तों आपकी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। वैसे सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला जो मात्रक है दूरी का, वो दोस्तों प्रकाश वर्ष ही है, लेकिन दूरी का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों पूछ ले तब आपका हो जाएगा पारसेक, वैसे दोस्तों पारसेक नहीं पूछता है, प्रकाश वर्ष ही पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर होता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कोण 2 प्रकार के होते हैं, समतल कोण
और एक घन कोण, यानी कि एक एक तो आपके नॉर्मल कोण होता है समतल कोण, और एक दोस्तों आपके होता है घन कोण या ठोसीय कोण। तो दोस्तों समतल कोण का आपके होता है रेडियन, और आपकी घन कोण या आपके ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। तो दोस्तों आपको इतना पता होना चाहिए कि समतल कोण का होता है रेडियन और ठोस कोण या घन कोण का होता है स्टेरेडियन। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। ये एक एक दोस्तों में आपको एक एक चीज दोस्तों मैंने आपको ये देखो, ये आप दोस्तों ये एनसीईआरटी की किताब देख रहे हो, इसी दोस्तों किताब का ये निचोड़ है, ये इसी किताब का निचोड़ है। पूरी दोस्तों किताब में आपको, आप चाहो तो पूरी दोस्तों ये किताब साइंस का इसका पोर्शन एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हो मेरे इन वीडियो से। पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन दोस्तों टीआरई 1, 2, 3 में और री एग्जाम में पूछा है, उसी क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं, ये देखो पूछा था एक माइक्रोन, दोस्तों आपके पूछा था, नहीं माइक्रोन नहीं, एक दोस्तों आपके एंगस्ट्राम पूछा था कि एक एंगस्ट्राम में कितने कितने मीटर होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके टीआरई 1 या 2 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक माइक्रोन में आपके 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, और दोस्तों एक एंगस्ट्राम में आपके 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। दोनों चीज दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। ठीक है। एक डायन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होते हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ठीक है। एक डायन में 10⁻⁻5 न्यूटन होते हैं, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछा गया है। इसके अलावा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा में दोस्तों आपके 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 1 वाट घंटा में, तब दोस्तों 3.6 गुणा 10⁻3 हो जाएगा। अगर पूछे किलोवाट तो 3.6 गुणा 10⁻6, अगर पूछे वाट तो 3.6 गुणा 10⁻3, क्योंकि दोस्तों किलो का मतलब आपकी 3 जीरो हो जाता ना, किलो का मतलब 1000 मतलब आपकी 3 जीरो, तो 10⁻6 और 10⁻3 आपकी बन जाएगी। फिर इसके अलावा आपकी ये भी पूछा गया विभिन्न विभिन्न एग्जामों में, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1 EV इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर दोस्तों 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक अश्व शक्ति दोस्तों आपके 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति दोस्तों आपके 746 वाट के बराबर होती है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, किसी वस्तु का विस्थापन सदैव धनात्मक होता है। इसका क्या मतलब है? किसी वस्तु का विस्थापन सदैव धनात्मक होता है। आपसे दे देगा किसी वस्तु का विस्थापन डैश करके होता है, तो आपको दे देगा ऋणात्मक, धनात्मक, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, और दे देगा सदैव समान रहता है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी वस्तु का दोस्तों विस्थापन सदैव धनात्मक ही होता है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मान लो ये वस्तु है और ये वस्तु ऐसे यहाँ पर गई, तो यहाँ से और जहाँ से वस्तु चली है और जहाँ तक चली है, इतनी दूरी दोस्तों उसका विस्थापन हो जाएगी। ठीक है। ये इतनी दूरी उसका विस्थापन हो जाएगी। ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ कोई चीज़ है, यहाँ चली तो इतनी दूरी विस्थापन, अगर यहाँ चली इतनी, मतलब वो आपकी जो भी वस्तु है दोस्तों, वो किसी भी दिशा में चलेगी, तो वो किसी भी दिशा में चलेगी तो दूरी तो कुछ ना कुछ तय करेगी, तो वो दूरी उसकी धनात्मक हो जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों मैं मान लो मैं यहाँ हूँ, अपने घर बैठा हूँ, और मैं जाकर, और दोस्तों मैं अपने बेतिया जिला में जाकर अपना 9 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेकर सब कुछ घूम घाम कर मैं दोस्तों लौटकर अपने घर पर ही आ गया, तब मेरा विस्थापन शून्य होगा। क्योंकि कोई भी वस्तु कितनी भी चल ले, लेकिन अगर लौट के वहीं आ गई है तो उसका विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही स्थान पर है, इसलिए उसका विस्थापन शून्य माना जाएगा। ठीक है। दोनों बातें दोस्तों मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। लट्टू दोस्तों जो अपने अक्ष पर, हम लोग जब छोटे थे तो एक डोरी बांध देते थे एक छोटे से डंडे में, और जो लकड़ी का लट्टू दोस्तों उसको मार मार के घुमाते थे, तो जो लट्टू दोस्तों उतनी तेज घूमता था। तो लट्टू जो अपनी उतनी तेज घूमता है, तो लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना दोस्तों उसकी घूर्णन गति है।
घूर्णन गति है। इसके अलावा दोस्तों त्वरण, त्वरण दोस्तों क्या होता है, कोई भी वस्तु है जो कि गतिमान अवस्था में है, तो गतिमान अवस्था में दोस्तों जब कोई वस्तु होती है तो उसका कुछ वेग भी होता है दोस्तों, कभी उसकी गति कम हो जाती है तो कभी उसकी गति ज़्यादा हो जाती है, क्यों गतिमान है। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा कि एक समान में गतिमान है, एक समान गति से घूम रही है। कोई भी वस्तु दोस्तों अगर गतिमान है, कोई भी वस्तु अगर गतिमान है और उसके वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, वेग में उसके परिवर्तन हो रहा है, तो उसी परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। यानी कि किसी भी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। दोस्तों मैं आपको इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इतनी अच्छी तरीके से दोस्तों मैं कभी खुद के लिए नहीं पढ़ा। तो अगर दोस्तों अगर आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही हो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में घुस रही हो, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मात्र 250 रुपये में आप मुझसे जुड़ सकते हो पर्सनली में। और दोस्तों 164 प्लस लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं, जिनसे मेरा खुद सिलेक्शन हुआ। प्लस मैं दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट भी बना के देता हूं एवरी संडे नाइट 10 PM। वो दोस्तों मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तब आपकी तैयारी और भी अच्छी हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मेरे 85 मार्क्स आए थे, तो मुझे पता है दोस्तों कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने खुद के नोट्स बनाए, वहीं से मेरा सिलेक्शन भी हुआ, वहीं से दोस्तों आपका सिलेक्शन भी मैं करवा के मानूंगा। तो मात्र 250 रुपये से दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। और मुझे दोस्तों आप व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो 94 10 48 10 86, 94 10 48 10 86, ठीक है, 94 10 48 10 86 दोस्तों। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। 250 रुपये पे करके आप मेरे साथ पेड वाले ग्रुप में जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, ये दोस्तों कई बार पूछा गया है, आवृत्ति को मापते हैं हर्ट्ज में, मतलब आवृत्ति का दोस्तों मात्रक है हर्ट्ज। ऐसे दोस्तों दबाव का मात्रक है पास्कल, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ये दोस्तों पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैंगे, ठीक है। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन ने दोस्तों 1687 में दोस्तों प्रिंसिपिया नामक एक बुक लिखी, और दोस्तों उस बुक में आपके प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, गति का दोस्तों पूरा भंडारण लिख दिया है प्रिंसिपिया नामक अपनी किताब में। किसने? आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। क्योंकि गति के नियम की खोज दोस्तों किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन के सर पे दोस्तों सेब गिरा, जिससे दोस्तों उनकी बुद्धि जगमगाई, दिमाग खुला, और दोस्तों उन्होंने पता लगाया कि ये क्यों गिरा है। तो दोस्तों गति के नियम की खोज दोस्तों आपके सर आइजैक न्यूटन ने की है 1687 में, जिस समय दोस्तों भारत में किसका शासन था? औरंगजेब का। आप दोस्तों समझ लीजिए, औरंगजेब के शासन काल में आदमी वैज्ञानिक था? बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं था। आदमी क्या करता? आदमी तो राजा महाराजाओं की तरह लड़ता था, एक दूसरे के पेट में छुरा घोंप दिया, तलवार घोंप दी। और उस समय दोस्तों न्यूटन ने दिमाग देखो न्यूटन का, उस समय दोस्तों विदेशों में क्या हो रहा था? जिस समय हमारे भारत में मार काट पड़ी थी, उस समय विदेशों में दोस्तों खोज पे खोज हो रही थी। इसीलिए तो दोस्तों अंग्रेजों ने हम लोगों को 200 साल दोस्तों हम लोगों को गुलाम बनाया, क्योंकि हमारी जो बौद्धिक स्तर था वो उन लोगों की अपेक्षा काफी कम था। और दोस्तों जो सर आइजैक न्यूटन ने जो 3 आपके नियम की खोज की है, प्रथम गति का नियम, द्वितीय गति का नियम, तृतीय गति का नियम, जो दोस्तों आपने खोज की है, उसमें से पहला और तीसरा आपसे पूछा जाता है। पहला दोस्तों आपके जड़त्व का नियम है, यानी कि जड़त्व का नियम, जैसे कि जड़त्व के नियम के दोस्तों उदाहरण, हम बस में कहीं जा रहे हैं और बस में अचानक ब्रेक लगती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बस की अटैच में आकर बस की तरह आगे मूवमेंट करता है, लेकिन बस तो रुक जाती है बट हमारा शरीर नहीं रुकता, इसलिए हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं। ये आपके जड़त्व के नियम का, मतलब गति के प्रथम नियम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों एक उदाहरण और है कि हमने मान लो बहुत दिन से कोई रजाई है या शॉल है जो गंदी हो गई है, धूल मट्टी हो गई है, उसको हमने तार पे टांग दिया और डंडे से उसकी धुलाई कर दी, तो उसमें से सारे धूल के कण नीचे गिर जाते हैं। इसका क्या मतलब है? धूल के कण जो दोस्तों हैं वो एक जड़त्व की अवस्था में, लेकिन हमने डंडा मारा तो कपड़ा तो हमारा हिल गया, लेकिन धूल के कण एकदम से गति की अवस्था में नहीं आ पाए, इसलिए वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल के कण नीचे गिर गए और कपड़ा हिल गया। ठीक है, ये सबसे अच्छा दोस्तों आपके उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जो तृतीय नियम पूछता है दोस्तों, तृतीय नियम का उदाहरण बता दूं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
तो दोस्तों हम जब भी कोई गन चलाते हैं तो उसमें जो आपको जो बुलेट होती है, बुलेट में जो आपकी जो पाउडर भरा रहता है, आपकी जो गन पाउडर भरा रहता है, वो दोस्तों बुलेट में पीछे की तरफ भी धक्का लगाता है और आगे की तरफ भी। तो जो जब वो आगे की तरफ धक्का लगाता है तो आगे तो दोस्तों आपकी बुलेट होती है, बुलेट तो निकल जाती है, लेकिन पीछे तो कुछ होता नहीं है। पीछे आपके लॉक होता है, आपका जो बुलेट का आपका जो कॉर्टेक्स होता है वो पीछे लॉक होता है। तो लॉक की वजह से वो पूरा क्या लगाता है, पूरा गन पर लगाता है, पूरा गन को पीछे की तरफ धक्का मारता है। और जब गन हम लोग पकड़े रहते हैं तो गन के साथ में हम लोग भी पीछे को धक्का लगते हैं। इसलिए दोस्तों उसमें होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी दोस्तों आप साइकिल पर चल रहे हैं, आपका दोस्त भी साइकिल पर चल रहा है, और आप अगर अपने दोस्त को साइकिल चलते पे लात मारो तो दोस्त गिरे या ना गिरे आप जरूर गिर जाएंगे, क्योंकि आप उसको लात मार रहे हो, तो फिर तो दो दोस्तों उसके रिएक्शन में आपको भी धक्का लगेगा। जब आपको धक्का लगेगा तो आप भी गिर जाएंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, अभी दोस्तों यहाँ पे लाइट चली गई थी इसलिए मैंने वीडियो को रिकंटिन्यू किया है। दोस्तों हम बात करते हैं, पहला नियम दोस्तों मैंने आपको समझा दिया, तीसरा नियम भी समझा दिया। पहला नियम जड़त्व का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसके अलावा दोस्तों आपके घर्षण से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। 3 प्रकार के दोस्तों आपके घर्षण बल होते हैं। तीनों को दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। स्थैतिक बल, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये दोस्तों अभी बोतल है, ये पानी की बोतल है। अब दोस्तों मैं इस पे कोई भी बल लगा रहा हूं, लेकिन ये अपनी जगह से टच से मस नहीं हो पा रही है, तो ऐसे दोस्तों बल को कहेंगे स्थैतिक घर्षण बल, ठीक है। अब दोस्तों मैंने इस पे ऐसा बल लगाया कि ये ऐसे घिस रही है, बहुत कर से दोस्तों ये घिस रही है, घिसते हुए जा रही है, इसकी सतह घिस रही है। तो दोस्तों ये आपके हो गया सर्पी घर्षण बल। अब दोस्तों कोई ऐसी सतह है जिस पे दोस्तों ये बिना उसके लुढ़क रही है, जैसे दोस्तों अभी देखो ऐसे करके ये ही लुढ़की, दोस्तों ये लुढ़क गई। जब दोस्तों कोई चीज किसी सतह पर, किसी चिकनी सतह पर लुढ़कते हुए जाती है, उसको दोस्तों कहते हैं लोटनिक घर्षण बल। 3 स्टेप हैं। स्थैतिक बल में वस्तु घिसटती नहीं है, वस्तु पे जोर लगाओ, वस्तु एक तरीके से चिपकी रहती है, स्थैतिक घर्षण बल हो गया। सर्पी घर्षण बल दोस्तों वस्तु सरक रही है लेकिन उसमें घर्षण हो रहा है। लेकिन लोटनिक में दोस्तों, लोटनिक का मतलब लोटते हुए आराम से जाओ, तो उसको दोस्तों कहते हैं लोटनिक घर्षण बल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अपकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों को समझ लीजिए। देखो दो अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल होता है कि दोस्तों, मैंने यहाँ ठीक लगा है कि नहीं, 1 सेकंड चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे जो आपके अपकेंद्रीय बल दोस्तों होता है, अपकेंद्रीय बल आपके क्या करता है, आपको बाहर की तरफ फेंकता है, सेंटर से बाहर की तरफ फेंकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं दोस्तों, मैं अभी आपको देखो कितने अच्छे से देखो करके बताऊं। जैसे दोस्तों ये पेन है, ये जस्ट पेन है, अब मैंने दोस्तों इस पेन को क्या किया, दोस्तों मैंने इस पेन को बांध लिया, अब दोस्तों मैं इसको घुमा रहा हूं, अब दोस्तों मैं इसको घुमा रहा हूं, तो ये सेंटर है। अब सेंटर से ये क्या कर रही है, सेंटर से बाहर जाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं इस डोरी को, इस डाटा केबल को अगर मैं थोड़ी ढील दूं तो ये कैसे, ये बाहर की तरफ जाएगी, मतलब सेंटर से दूर जाएगी। जब दोस्तों कोई भी चीज सेंटर से दूर जाती है तब वो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण हो जाती है। और जब कोई चीज सेंटर में घुसने की प्रयास करती है, जैसे कि मौत के कुएं में दोस्तों चलने वाला जो मोटरसाइकिल दोस्तों आपके सेंटर की तरफ आती है, तो इसलिए दोस्तों आपके अभिकेंद्रीय बल हो गया। दोस्तों दूध से क्रीम का निकालना, आपकी वॉशिंग मशीन आपके अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं,
150 मील की ऊंचाई पर भारहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्षीण होता जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 150 मील की ऊंचाई पर जाने पर भारहीनता का प्रभाव दिखने लगता है। यानी भार, अगर दोस्तों आपका भार किसी वस्तु का यहाँ पर 1 किलो है तो 150 मील पे जाके दोस्तों वो 1 किलो से कम होने लगेगा। इसका मतलब भारहीनता का वहां पे प्रभाव दिखने लगेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। टोटल प्योर एनसीईआरटी का फैक्ट है, पूछ सकता है गुरुत्वीय त्वरण का मान डैश इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता, तो आपको दे देगा फलाना ढिमका, कभी कभी द्रव्यमान ही नहीं देगा तो आपका गलत हो जाएगा, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ठीक है। और जब भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा तो दोस्तों पोल पर आपके क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। जैसे मान लो ये दोस्तों आपके पृथ्वी का तल है और ये आपके गुरुत्वीय त्वरण है। अगर ऊपर जाओगे तब भी जी का मान माइनस में जाएगा, नीचे जाओगे तब भी जी का मान माइनस में जाएगा। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर अथवा नीचे जाने पर किसी भी दिशा में जाओ जी का मान माइनस में ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं पृथ्वी का पलायन वेग दोस्तों 11 पॉइंट। अगर आपको पृथ्वी की सतह से, अगर दोस्तों आपको पृथ्वी की सतह से पार जाना है तो आप किसी भी चीज से क्यों ना जाएं, उस चीज का जो आपको जो पलायन है, जो आप उस चीज की दोस्तों आपका जो वेग होना चाहिए वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी की सतह से बाहर जाने के लिए जो दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो उपग्रह होते हैं वो अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं, सुस्त ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं पंखे की तरह। अगर उनकी स्पीड को 41% बढ़ा दिया जाए या √2 गुना बढ़ा दिया जाए, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है। तो दोस्तों अगर किसी उपग्रह की चाल मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, सपोज, वैसे होती तो ज़्यादा है, अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसको हम 141 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो उपग्रह इतनी तेज घूमेगा कि अपनी कक्षा को ही छोड़कर निकल लेगा, ठीक है। तो उपग्रह की अगर चाल दोस्तों अगर चाल को 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। प्रकाश की चाल दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं लिफ्ट। ये मैंने ऊपर का एरो लगाया है, ऐसे करके ऊपर का एरो लगाया है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तब हम लोगों को अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तब हम लोगों को अपना वजन घटा हुआ फील होता है। लेकिन अगर समझ लो हम लिफ्ट पे हैं और लिफ्ट की डोरी ही टूट जाए, वो जिस एल्युमिनियम के तार से लिफ्ट चलती है ऊपर नीचे, अगर वो टूट जाए तो लिफ्ट तेजी से नीचे आएगी और हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लिफ्ट की सतह से हल्के से ऊपर आ जाएंगे और तब क्या होगा, तब हमको फील होगा कि हम हवा में हैं। और हवा में जब होंगे तब हमको अपना वजन ही फील नहीं होगा, मतलब हम एकदम हमारा वजन शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वजन एकदम शून्य हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये तो बच्चों को पता है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का 1/6 गुना है। रासायनिक ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, कोयले का दहन या ऊष्मा शोषी या ऊष्मा छेपी या जल अपघटन, ऐसी क्रियाएं सबकी सब आपकी रासायनिक ऊर्जा को डिनोट करती हैं, सबके सब आपके रासायनिक अपक्रियाएं मानी जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा देखो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था TRE 1 में, ये तो सबके छक्के छुड़ा दिए। पूछा था प्रोटॉन व न्यूट्रॉन एक दूसरे से किस कोटि की दूरी से एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। टोटल NCERT का फैक्ट है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूर्य का लगभग 70% आपके द्रव्यमान हाइड्रोजन का होता है, 28% हीलियम का होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि सूर्य का निर्माण सूर्य किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन व हीलियम। संलयन की क्रिया दोस्तों इसमें होती है,
ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। 70% हाइड्रोजन और 28% हीलियम और 2% में दोस्तों अन्य भारी तत्व। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य की फोटोग्राफी के लिए। सूर्य की फोटोग्राफी जब हम करते हैं उसके लिए दोस्तों यूज होता है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ सूर्य की फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। चमकता पिंड के तापमान को दोस्तों, अगर कोई पिंड चमक रहा है और हमें उसका टेम्परेचर निर्धारित करना है कि उस पिंड का कितना तापमान है, तो दोस्तों हम पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं। किससे? पायरोमीटर से निर्धारित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रथम सौर सेल के विकास 1954 में हुआ था। 1954 में ही हुआ था इतना आपको। और दोस्तों 1954 में दोस्तों आपके भारत रत्न सम्मान इत्यादि वगैरह दिए जाने प्रारंभ हुए। सौर सेल। सौर सेल दोस्तों बेसिकली आपके सिलिकॉन तथा गैलियम जैसे अर्धचालकों से मिलकर बना होता है। अर्धचालक दोस्तों वो होते हैं जिनमें धातु का भी गुण पाया जाए और अधातु का भी गुण पाया जाए। तो दोस्तों सिलिकॉन और गैलियम आपके अर्धचालक होते हैं जिनसे मिलकर ही सौर सेल बनाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों केस नली में कोई द्रव किस सीमा तक ऊपर चढ़ेगा, यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यह केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दोस्तों अब तो कोई नहीं रखता गांव में भी डिब्बी। आपने देखा होगा डिब्बी में हम लोग मिट्टी का तेल भर देते थे और डिब्बी की लौ नीचे तक होती थी। तो जो मिट्टी का तेल दोस्तों लौ के सहारे ऊपर तक आता था, वहां दोस्तों केशिकत्व की प्रक्रिया ही वहां पर कार्य करती है, क्योंकि केशिकत्व के गुण के कारण ही मिट्टी का तेल ऊपर तक चढ़ के आता था। तो वो दोस्तों कहाँ तक चढ़ के आएगा, वो दोस्तों क्या करेगी, वो दोस्तों आपके उसकी त्रिज्या निर्भर करेगी। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। टेम्परेचर दोस्तों बढ़ने पर, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड फॉर्म में होगा उसकी श्यानता घट जाएगी, लेकिन आपके जो गैस फॉर्म का जो लिक्विड होगा, मतलब आपकी जो दोस्तों गैस फॉर्म में आपका जो पदार्थ होगा उसकी श्यानता बढ़ जाएगी। ताप बढ़ने पर द्रव की तो श्यानता घट जाती है लेकिन गैसों की बढ़ जाती है। प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक दोस्तों आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ऊष्मा का SI मात्रक जूल और CGL। ऊष्मा का दोस्तों आपकी जो SI का मात्रक होता है वो तो आपकी जूल होता है और CGS का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अल्कोहल का प्रयोग -40 कितना कम, -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल दोस्तों -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। दोस्तों पानी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है, लेकिन अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि दोस्तों अधिक ठंडे चीज़ों को मेजर करने के लिए अधिक ठंडी, मतलब अधिक जो ठंडी दोस्तों आपकी जो लिक्विड फॉर्म के जो पदार्थ होते हैं उनको मेजर करने के लिए, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए दोस्तों अल्कोहल का दोस्तों प्रयोग करते हैं, क्योंकि अल्कोहल -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर दोस्तों यूज किया जाता है। और आपको पूछ ले कि अल्कोहल का हिमांक कितना दोस्तों -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है क्या अल्कोहल। पानी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये दोस्तों आपके विज्ञान वाला पोर्शन आपको पढ़ा चुका हूँ। कमरे के ताप पर पारा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपके TRE 3 में पूछा गया है। TRE 3 में दोस्तों आपको जो पहले हुआ था एग्जामिनिंग जो पहले हुआ था उसमें पूछा गया था ये। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस के तापमान को मापा जा हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस का, नाइट्रोजन गैस तापमापी से 15 डिग्री सेल्सियस का। आप देख सकते हो 500 डिग्री सेल्सियस दोस्तों कितना गर्म टेम्परेचर हुआ, उससे हाइड्रोजन गैस तापमापी से मापते हैं। इसके अलावा 1500 डिग्री सेल्सियस तो दोस्तों कहाँ पहुंच गया, उसको नाइट्रोजन गैस तापमापी से मापते हैं। इसके अलावा गैस के एक अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है, और इसी 22.4 लीटर में 6.02 गुणा 10⁻23 अणु होते हैं, और इन्हीं अणुओं को एवोगैड्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों PV बराबर RT आपके आदर्श गैस समीकरण है, जिसमें से P आपका प्रेशर है, V आपकी वॉल्यूम है मतलब आयतन है, R आपकी स्थिरांक है, और T आपके तापमान इट मीन्स टेम्परेचर है। ठीक।
ठीक है। आदर्श गैस का समीकरण दोस्तों बोलते हैं पीवी बराबर RT। आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा आपके 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। दोस्तों आपको बता दूं कि ऊर्जा का संचरण, ऊर्जा आपके 3 फॉर्मेट में चलती है, चालन, संवहन और आपके विकिरण। दोस्तों ठोसों में ऊर्जा का संचरण आपके चालन विधि से होता है और द्रवों और गैसों में आपके संवहन विधि से होता है। ठोसों में चालन और द्रवों व गैसों में संवहन विधि से दोस्तों आपके ये होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। मतलब क्या है दोस्तों, जो चीज ज्यादा चिकनी होगी प्रकाश उस पर टकराकर तुरंत वापस करेगा, प्रकाश उस पर टकराकर तुरंत वापस करेगा। मतलब प्रकाश को वह चीज ऑब्जर्व नहीं करेगी, अवशोषित नहीं करेगी, क्योंकि वो चिकनी है ना। तो वो, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा शीशा कितना चिकना होता है, शीशा कितना अच्छा परावर्तक है, हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन शीशा, जो चीज तुरंत मैं चिकना हूं, मेरे पास कोई चीज आई तुरंत चली गई, मतलब हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया ही नहीं। अगर मैं खुरदरा हूं तो खुरदरी चीज दोस्तों परावर्तक खराब होती है लेकिन अवशोषक अच्छी होती है, और चिकनी चीज परावर्तक अच्छी होती है और अवशोषक खराब होती है। ठीक है, दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है दोस्तों, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट में 3.5% की वृद्धि हो जाए तो ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी और बर्फ पिघल के आपके ग्लेशियर पिघल कर महासागरों में जाएंगे, जिससे महासागरों का जल स्तर बढ़ जाएगा। हमारे जो बीच होते हैं वो बीच का जल स्तर बढ़ जाएगा, और आपने देखा होगा कि जल स्तर बढ़ने से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बेचारे डूब गए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं रखते हैं। इस वीडियो के पार्ट 2 में आगे की PDF हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको, मुझे पता है टोटल NCERT दोस्तों हर कोई नहीं पढ़ाता, और वो भी दोस्तों मैं आपको क्रीम पढ़ाता हूं। अगर आपको मेरे नोट्स लेने हैं तो दोस्तों 9410481086 इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9410481086 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र 250 रुपये में दोस्तों आपको मेरे टोटल नोट्स मिलेंगे, जिनसे मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ है। साथ में मेरी गाइडेंस मिलेगी, साथ में दोस्तों आपको क्विज करने को मिलेगी मेरे द्वारा बनाई गई, साथ में दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट दोस्तों कल में मेरे उसमें ग्रुप में हो चुका है। अगर आप पे करेंगे तो प्रीवियस ईयर में सारी चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सभी लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों